अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि न्यू नॉवेल इश्क बेमज़हब का फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये न्यू नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे। तो चलिए दोस्तों, अब सेकंड एपिसोड की तरफ चलते हैं। सेकंड एपिसोड की तरफ जाने से पहले नॉवेल को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो और वैसे भी तुम अकेली हो। सब लोग तो इस्लामाबाद में हैं, सब कजन मिल के कर लेंगे तैयारियां और तुम अब इस घर में सिर्फ 4 दिन की मेहमान हो, इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। मैं भी 3-4 दिन बाद छुट्टियां लेकर आ जाऊंगी। नायका ने इसे बहलाने की कोशिश की। मतलब तुम अपनी बहन की शादी में मेहमान बनकर आओगी सिर्फ 2 दिन के लिए? नायका ने बेदिली से कहा, क्योंकि अगले हफ्ते इसकी शादी थी। चलो तुम्हारी खातिर 3 दिन के लिए आ जाऊंगी। नायका ने इसकी शक्ल देखते हुए मजाक किया। मुझे लगता है मैं इस दुनिया की पहली ऐसी लड़की होंगी जो अपनी शादी की सारी तैयारियां अकेली करेगी। अगर आज अम्मी होती तो कितना अच्छा होता ना। दोनों दो अफसरदा हो गई। कुछ लम्हे बाद हायका ने कुछ याद आने के अंदाज में इस खामोशी को तोड़ते हुए अपने लब खोले। अरे फोन से याद आया, अब्बू बता रहे थे कराची से फोन आया था। मैं बातों बातों में तुम्हें बताना ही भूल गई। कल मार्गरेट और स्टीफन भी आ रहे हैं अपने नानों के साथ। नायका के हाथ में मोबाइल देखकर अचानक इसे याद आया। और पागल, ये खुशी की बात तुम्हें मुझे आते ही बतानी चाहिए थी ताकि मैं तुम्हें इसी वक्त बता देती कि मैं कल हॉस्टल नहीं जाऊंगी। आते ही इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गई बस। नायका ये बात सुनते ही उछली। हैरत से इसकी आंखें बाहर को आ रही थी। इसे अपनी समात पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस बात पे खुशी के मारे हंसे या रोए। इनके जाने के बाद ये पहला दिन था जब नायका इनको याद करके दिल से मुस्कुराई थी, वरना हमेशा इनको याद करके आंसू ही बहाती। रात 11 बजे ईसा पानी लेने किचन की तरफ जा रहा था। अभी वो लाउंज तक ही पहुंचा था कि इसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। वो बेसाख्ता वहीं रुक गया। इसने पानी का खाली जग मेज पर रखकर दाएं जानिब गर्दन फेरी, जहां ज़ैनब बेगम और मुई साहब का कमरा था। वो डरते हुए इनके कमरे की जानिब बढ़ा जहां कोई सिसक रहा था। वो आवाज ज़ैनब बेगम की थी जो सिसकते हुए कुछ बोल रही थी। ईसा ने करीब जाकर कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा समझ नहीं सका। किस रिश्ते से वहां जाऊंगी? मेरा अब इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अब इनके खानदान से नहीं हूँ। ज़ैनब बेगम सर झुकाए रो रही थी। मोइज साहब इन्हें चुप करा रहे थे, मगर आंसू बेख्तियार बहते जा रहे थे। ईसा बस इतना ही सुन पाया था। वो बेबसी के आलम में लाउंज से बाहर चला गया। वो बेख्याली से स्विमिंग पूल के करीब जा बैठा। चांद का अक्स पानी में नुमाया दिख रहा था, जिसे ईसा बिना पलक झपके देखता रहा, लेकिन इसका जहन कहीं और ही था। आखिर मामा के घर वाले कहाँ हैं? मामा क्यों कभी इनसे मिलने के लिए नहीं गई? क्या इनका कोई झगड़ा हुआ है? मामा ने क्यों कभी अपने घर वालों का जिक्र नहीं किया? लेकिन मुझे तो पापा के घर वालों का भी कुछ पता नहीं। ये सब क्यों एक दूसरे से अलग हैं? जैसे हमारी फैमिली है वैसे इनकी भी होनी चाहिए ना। सबके कजन्स होते हैं, बस मेरा ही कोई कजन नहीं। या हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं? एक ही लम्हे में बहुत से सवालात इसके जहन में पैदा हुए थे, लेकिन वो कभी भी अपनी वजह से ज़ैनब को रुलाना नहीं चाहता था, इसलिए इसने कभी इस बात का तस्करा इनके सामने नहीं किया। कुछ देर बाद जब ठंड महसूस होने लगी तो वो उठकर अंदर चला गया। इसने एक नज़र ज़ैनब के कमरे के ऊपर डाली और पानी लिए बगैर अपने कमरे में चला गया। इंतजार आधी मौत है, लेकिन नायका को आज ये इंतजार पूरी मौत लग रहा था। वो बार बार सामने लगे वॉल क्लॉक को देखती। इनके बताए गए वक्त के मुताबिक तो अब तक इन लोगों को आ जाना चाहिए था, मगर वो नहीं आए। वो जिस कदर आज बेचैन थी इतने पहले कभी नहीं हुई। आखिर पूरे 10 मिनट बाद इनकी गाड़ी पोर्च में आ रुकी। नायका की धड़कनें मामूल से ज्यादा तेजी से धड़क रही थी। इतनी ही तेजी से वो बाहर को भागी थी। स्टीफन अभी गाड़ी से निकला ही था कि नायका इसे पुकारती हुए इसके गले जा लगी। दूसरी तरफ से मार्गरेट भी गाड़ी से निकल ही रही थी। तुम नायका हो? स्टीफन ने कदरे हैरत से इसे खुद से अलग करते तो पूछा। नायका की तो जैसे जान निकल गई थी। इसे स्टीफन से इस सवाल की कतई तवक्को नहीं थी। अभी तो नायका खुशी के मारे इनसे मिलकर रोना था, मगर ये क्या, नायका तो खुशी भूल ही गई थी। इसकी आंखों में अब दुख की वजह से आंसुओं का रेला उतरा था। तो तुम स्टीफन हो? मुझे कैसे भूल गए? आंसू नायका के हलक में अटक के रह गए थे। मार्गरेट खामोश इन दोनों को देख रही थी।
इसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था और इनकी नानो तो साथ आई ही नहीं। मैंने कब कहा मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था क्योंकि जिस नायिका को मैं छोड़ के गया था वो तो इतनी प्यारी नहीं थी, अब बंदा धोखा भी तो खा सकता है। स्टीफन ने डार्क ग्लासेस उतारते हुए कहा। नायिका ने मुंह बसूरते हुए एक मुक्का इसके सीने पे रसीद किया और मार्गरेट की जाने बड़ी। मार्गरेट कैसी हो, कितनी बड़ी हो गई हो। नायिका इसके गले लगी। आज वो बहुत खुश थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मार्गरेट ने बेजान सी मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा, जिसे नायिका महसूस नहीं कर सकी। नायिका दोनों को अंदर लेकर गई। सुलेमान साहब अभी ऑफिस से नहीं आए थे और हायका किचन में मुलाजमा के साथ मिलकर खाने की तैयारी में मसरूफ थी, जो नायिका की खिलती आवाज सुनकर बाहर आई। स्टीफन एक कद आवर वजीहा शख्सियत का मालिक था। हाँ स्टीफन, ये तुम हो? हायका इसे देख के खुशी से बोली। एक पल के लिए तो इसे यकीन ही नहीं आया था कि वो इतना हैंडसम भी हो सकता है। वो इन दोनों से बहुत खुशदिली से मिली। मार्गरेट एक शौक, चंचल और जिंदगी से भरपूर लड़की थी जो कुछ सालों में बहुत मुरझा सी गई थी। इसकी मुस्कान दिल चुराने वाली थी। ये तो सिर्फ स्टीफन ही जानता था कि इसने मार्गरेट को कैसे संभाला था, मगर अब इसकी कुछ परेशानी कम हो रही थी। इसे उम्मीद थी कि वापस इस्लामाबाद आकर वो पहले जैसी हो जाएगी। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं खाना लगवाती हूँ, हायका कहकर किचन की तरफ बढ़ी। हाँ तुम लोग जाओ, नायिका ने मुस्कुराते हुए दोनों को जाने को कहा। ठीक है चले जाएंगे, लेकिन जाना कहाँ है? स्टीफन ने शरारत भरे लहजे में कहा। उफ, मैं भी ना, चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे कमरे दिखाती हूँ। नायिका ने अपनी बेवकूफी पे अपने माथे पे हाथ मारा। इसे इन दोनों से बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन इस वक्त खुशी के मारे वो सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन इसे अब यकीन था कि अगर इनकी नानो साथ नहीं आई तो यकीनन ये लोग अब हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तो अब इसके पास बहुत वक्त था बातें करने की। इतनी हसीन और रौनकों से भरी दुनिया भी बहुत खामोश लगती है जब कोई अपना इस दुनिया में होते हुए भी हमारे लिए ना होने के मुतरादिफ हो। हमारे लिए सबसे अहम रिश्ता वही होता है जिससे हम सबसे ज्यादा मानूस होते हैं, चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या हमदर्दी का या बाप का या बहन भाई का या शोहर का और बीवी का, याद से जुड़ा कोई भी रिश्ता हो। अपने हैं तो सब कुछ है, अपनी नहीं तो कुछ भी नहीं। हायका की शादी इसके फूफीजाद बेटे इंद्रियास से तय पाई थी, जो इस्लामाबाद ही रहते थे। इनके ज्यादा रिश्तेदार इस्लामाबाद में ही मुकीम थे। इंद्रियास और इनका घर एक ही एरिया में था। घर ज्यादा दूर नहीं थे, बस चंद मिनटों की मुसाफत पे थे। जैसे जैसे सब कजन्स को स्टीफन और मार्गरेट के आने की खबर मिली, वो लोग इनसे मिलने नायिका के घर आते जा रहे थे। रात 12 बजे तक वो सब कजन्स बातें करते रहे। बातों बातों में वो सब कुछ साल पीछे चले गए थे, लेकिन वो दोनों खास हायका की शादी के लिए आए थे। इनकी नानो बीमारी की वजह से ना आ सकी, मगर इन दोनों का एक बार यहाँ भेजना इनके लिए बहुत जरूरी था। मैंने तुम दोनों को बहुत बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन मुझे यकीन था एक न एक दिन तुम लोग वापस जरूर आओगे। और तुम्हें पता है, फादर जोसेफ और स्कूल के सब टीचर्स भी तुम दोनों को अक्सर याद करते रहते हैं। सबके जाने के बाद अब बस ये तीनों कमरे में मौजूद थे। मार्गरेट तो सो चुकी थी, मगर नायिका और स्टीफन अभी भी फ्लोर कुशन पे बैठे मौन गुफ्तगू थे। नायिका बोलती जा रही थी, उसके सामने बैठा बिना पलके झपके इसे बड़े मजे से देख रहा था। वो नायिका के जज्बात और एहसासात को समझ रहा था, लेकिन अपनी बेबसी और जज्बात बयान करने के लिए इसके पास अल्फाज नहीं थे। वो कैसे बताता कि इसने एक एक पल अकेले गुजारा। नायिका के पास वो सब इसके अपने मौजूद थे, मगर स्टीफन के पास क्या बचा था? सिर्फ एक बहन जिसकी बेबसी इसे सिर्फ तकलीफ देती रही। वो दोबारा पुरानी बातें दोहरा के दुखी नहीं होना चाहता था, क्योंकि आज वो भी बहुत खुश था। नायिका को अपने सामने पहला जैसा महसूस करके सबके वहम और गुमान गलत साबित हुए थे, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा था, कोई नहीं बदला था। नायिका, मार्गरेट कब्रिस्तान जाना चाहती है। हम कल पहले कब्रिस्तान जाएंगे, फिर शॉपिंग मॉल। मार्गरेट ने कुछ खरीदना है। स्टीफन ने मौजू बदला। हाँ क्यों नहीं, मुझे भी कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदनी है। चलो अब तुम भी सो जाओ, थक गए होगे। नायिका ने मुस्कुराते हुए गुड नाइट बोला। वो भी असबात में सर हिलाते हुए मुस्कुराया और सोने के लिए चला गया। मामा, मुझसे ये किताबें नहीं पढ़ी जाती। लोग पता नहीं कैसी ये किताबें पढ़ लेते, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। इससे तो अच्छा था मैं बीमार ही रहता, कम से कम कॉलेज तो न जाना पड़ता। शाम होने के करीब थी जब ज़ैनब बेगम इसकी किताबों का जायजा ले रही थी। वो इन किताबों से उकताया हुआ अपना बाजू सर पे रखे बोल रहा था, ईसा कब अकल आएगी तुम्हें? जब देखो उल्टी सीधी बकवास करते रहते हो। ज़ैनब बेगम कदरे खफी से बोली, जिसपे वो कान बंद करने के बजाय आंखें मीच गया था। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया है बहन, क्यों हमारे बेटे को डांट रही हो? हाफिज अब्दुल्ला की आवाज सुनते ही ईसा ने आंखें खोली। ईसा ने तो जैसे शुक्र का कलमा पड़ा। हाफिज अब्दुल्ला मुईज साहब के साथ आए थे। अंकल आप कैसे हैं? इतने दिनों बाद क्यों आए? मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था।
ईसा ने ज़ैनब बेगम को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया और कुर्सी घसीटते हुए हाफिज अब्दुल्ला की तरफ रुख किया, जो कि इसके साथ वाली कुर्सी पे ही बराजमान थे। तुम्हें मुझसे क्या जरूरी काम पड़ गया? हाफिज अब्दुल्ला ने नरमी से पूछा। इतना जरूरी काम तुम्हें कभी मुझसे क्यों नहीं पड़ा? मुईज साहब ने सर झुका के ईसा की नजरों का ताकुब किया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मुईज साहब का फोन बजने लगा और वो अपनी किसी दोस्त से बात करने में मसरूफ हो गए। ज़ैनब बेगम इसकी किताबें उठाकर अंदर चली गई और मुलाजमा को चाय बनाने की हिदायत दी। अंकल, कोई ऐसा दम कर दें जिससे इन किताबों से जान छूट जाए। जैसे नजर का दम किया था। मैं ये किताबें नहीं पढ़ सकता, ईसा कदरे धीमी आवाज में बोला। अगर किताबें नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? और इन किताबों से जान छुड़वाने के लिए अभी तक कोई दम इजाद नहीं हुआ और न ही मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि तुम्हारे ये मसला हल कर सकूं। हाफिज अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मेरा दिल करता है मुझे किताबें खुद ना पढ़नी पड़े, कोई और पढ़ता जाए और मैं सुनता जाऊं। जैसे आप बचपन में मुझे कुरान से वाक़यात सुनाते थे, वो सब मुझे आज भी याद हैं, लेकिन ये किताबें बहुत अजीब हैं। वो निहायत दिलचस्पी से बता रहा था। इन किताबों का कुरान से क्या मुकाबला, और इन किताबों से तो किसी भी कीमत पे छुटकारा हासिल नहीं, क्योंकि इनको पढ़े पकड़े डिग्रियां नहीं मिलती। हाफिज अब्दुल्ला अभी बोल रहे थे कि इसने इनकी बात काट दी। मतलब इन किताबों से छुटकारा हासिल नहीं? ईसा ये कहते हुए कुर्सी पे ही नीम दराज हो गया। अजीम की कॉल थी, फिर से बेटे की शादी की शिरकत के लिए कह रहा था, और शादी भी इसी दिन है जिस दिन मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर शादी पे भी ना गया तो ख्वाह मख्वा खफा होगा। मुईज साहब अपने दोस्त अजीम से बात करने के बाद हाफिज अब्दुल्ला से मुखातिब हुए। तो मसला क्या है? मीटिंग के लिए भी इस्लामाबाद ही जाना है, वापसी पे अजीम से भी मिलने आना, खुश हो जाएगा। हाफिज अब्दुल्ला ने मसले का हल बताया। पापा, मुझे भी आपके साथ जाना है, प्लीज पापा। मुईज साहब अभी अपने बारे में भी फैसला ना कर पाए थे कि ईसा जिद करने के अंदाज में बोला। वो अपनी जिंदगी सिर्फ एक बार अपनी दोस्त हादी के भाई की शादी में गया था। कॉलेज ना जाने का भी अच्छा बहाना था। तुम्हारा बेटा अब जवान हो रहा है, इससे भी कुछ काम वाम निकाल लिया करो, इसे साथ ले जाओ, तुम अपना काम निपटा लेना और ये शादी में शिरकत कर लेगा। कम से कम दोस्त तो राजी रहेगा। हाफिज अब्दुल्ला ने ईसा के इशारे पे मुईज साहब से सिफारिश ही की थी। बिल आखिर जैसे तैसे मुईज साहब इसे साथ ले जाने के लिए मान ही गए। वो लोग सुबह कब्रिस्तान से होते हुए इंद्रियाज से मिलने चले गए, क्योंकि वो अभी तक स्टीफेंस और मार्गरेट से नहीं मिला था। वहाँ से वापसी पे इनको शाम हो चुकी थी और अब वो लोग शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। नायका ने अपने लिए कुछ ज्वेलरी खरीदी थी। इसके बाद वो लोग अब मार्गरेट के लिए कुछ पसंद कर रहे थे। इसे गिटार चाहिए था। बहुत से गिटार्स देखने के बाद आखिर इसे एक ऑर्केस्ट्रा पसंद आ ही गया। इसने बस एक यही चीज खरीदनी थी। स्टीफन ने कुछ नहीं खरीदा और वो बतौर ड्राइवर इस्तेमाल हो रहा था। शादी में बस 2-3 दिन बाकी रह गए थे, मगर नायका के घर 3 दिन पहले ही शादी शुरू हो चुकी थी। सब कजन सारी रात गप्पे मारते रहते। मार्गरेट भी अब खुश थी। वो अपने दिल बहलाने के लिए म्यूजिक का इंतखाब करती थी। इसे इसी में सुकून मिलता था। वो एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी, मगर इसे हमेशा यही गिला रहता था कि इसकी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, और वो रात भर सबको गाने सुनाती रहती, जिसपे सब कजन इसका मजाक उड़ाते, जिसपे वो बहुत चिढ़ती और इनसे लड़ती। ऐसे ही एक दूसरे को छेड़ते छाड़ते रात गुजर जाती। मार्गरेट की अब बस एक ख्वाहिश थी कि इसकी आवाज किसी भी तरीके से सुरीली हो जाए। रात मेहंदी का फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ था। सब बहुत खुश थे। सिर्फ एक बात थी जो नायका की मर्जी के खिलाफ हुई थी। वो ये कि फंक्शन के बाद इंद्रियाज स्टीफेंस और मार्गरेट को अपने साथ ले गया था। वो अजीम साहब का अकलौता बेटा था और ज्यादा कजन नायका की तरफ रुके थे, इसलिए इंद्रियाज इन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। मुईज साहब ईसा के हमरा सुबह 9 बजे इस्लामाबाद जा पहुंच चुके थे, क्योंकि मुईज साहब को बिजनेस के सिलसिले में कुछ जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए उन्होंने होटल में रहने का फैसला किया। इस वक्त वो लोग अजीम साहब के घर के बिल्कुल बाहर खड़े थे। अजीम साहब बहुत गर्मजोशी से इनसे मिले। मुईज साहब ने अपनी मजबूरी बताते हुए अंदर जाने से मुआवजत कर ली, लेकिन शाम को शादी की तकरीब में शिरकत का वादा करते हुए गाड़ी में बैठे और होटल की तरफ गाड़ी दौड़ाई। ईसा अपनी मर्जी से साथ आया था, लेकिन जब इसने मुईज साहब को गाड़ी में बैठते देखा, इसका दिल किया कि वो भी पापा के साथ ही चला जाए, मगर वो ये भी जानता था कि मुईज साहब इसे अपने साथ हरगिज़ नहीं लेके जाएंगे। अजीम साहब इसे अपने साथ अंदर लेकर गए। अंदर जाते हुए इसे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। ये सोच करके अंदर बहुत से लोग होंगे, मैं अनजान इन लोगों में अकेला क्या करूंगा, लेकिन अंदर का माहौल इसकी सोच के बिल्कुल मुतजाद था। घर में बिल्कुल खामोशी थी। जो चंद लोग मौजूद थे वो भी गालिबन अभी तक सो रहे थे। अरे अरे, आराम से बच्चों, अजीम साहब ने स्टीफेंस और मार्गरेट को तेजी से जीना उतरते देख कर कहा। वो दोनों नायका के लिए जल्दी में भाग रहे थे, क्योंकि वो
जानते थे नायका बहुत नाराज होगी। सलाम अंकल, दोनों ने फूलती हुई सांस में सलाम किया। कहाँ भागे जा रहे हो, खैरियत तो है? नाश्ता भी नहीं किया? अजीम साहब ने हैरत से पूछा। जी अंकल, वो बस नायका के पास जा रहे हैं, वो रात से हमसे नाराज है, कॉल भी पिक नहीं कर रही। नाश्ता भी इसी के साथ करेंगे। स्टीफन ने जल्दी से तफसील पेश की और फौरन आगे बढ़ा। अभी एक कदम ही उठाया था कि अजीम साहब ने इसे रोक लिया। मार्गरेट वहीं खड़े ईसा को पहचान रही थी कि ये कौन है। रात तक तो ऐसा कोई मेहमान नहीं था, लेकिन स्टीफन तो जिससे हवा के घोड़े पे सवार था, इसने ईसा की तरफ गौर ही नहीं किया। वो जो खुद एक चलता फिरता ब्रांड था, इनकी किसी भी बात पर गौर करने से कासिर था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ये मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त का बेटा है ईसा, तुम लोग इसे भी अपने साथ ले जाओ, ये यहाँ अकेला बोर होता रहेगा। कम से कम तुम लोगों के साथ बोर तो नहीं होगा। अजीम साहब ने ईसा को भी साथ ले जाने का कहा। ईसा की घबराहट अभी कम भी नहीं हुई थी कि घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। एक और नई जगह जहाँ लोग भी शायद ज्यादा हों, इसका दिल किया वो अभी इसी वक्त बिना कुछ कहे अकेला लाहौर चला जाए। वो बहुत नर्वस हो रहा था। श्योर, हम इसे बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे, स्टीफन ने खुशदिली से कहा और इसे साथ लिए नायका की तरफ चल दिए। इनका इखलाक देखकर ईसा की नर्वसनेस अब पहले की निस्बत कम थी। नायका लॉन में खड़ी बेचैनी से इनका इंतजार कर रही थी। वो लोग गेट पे खड़े इसे ही देख रहे थे। नायका की पुश्त इनकी तरफ थी। स्टीफन दबे पांव मगर तेजी से ही इनकी जाने बढ़ा और पीछे से अपने हाथों से इसकी आंखें मींच ली। अभी भी क्या जरूरत थी आने की? मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। नायका गुस्से से इसके हाथ हटाते हुए आगे बढ़ी। इसकी पुश्त अभी भी इनकी तरफ थी। अरे बात तो सुनो, स्टीफन ने इसका हाथ पकड़ते हुए रोका। मैंने कहा ना मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी, वो दांत पीसते हुए बोली। हमारे साथ एक मेहमान भी है और मेहमानों के सामने ऐसी बदतमीजी नहीं करते डियर। अब की बार वो इसके सामने जा खड़ा हुआ और इसके हिलते लबों पे उंगली रखते हुए धीमे से सरगोशी की। नायका ने हैरत से पलट के देखा। मार्गरेट के साथ ईसा दोनों हाथ सीने पे बांधे इनको देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख के चौंके पर बोले कुछ नहीं। स्टीफन ने ईसा का तारुफ करवाया और ये है हमारी प्यारी सी लेकिन थोड़ी सी लड़ाकू कजन। इससे पहले कि स्टीफन इसका नाम बताता, ईसा ने इसकी बात काट दी। नायका बेख्तियार ईसा की जबान फिसल गई। नायका को हैरत हुई कि इसे अभी भी इसका नाम याद है और याद रहता भी कैसे ना। जिस तफसील से इसने नायका के नाम के बारे में बताया था वो भूलने वाला नहीं था। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? स्टीफन ने हैरत से पूछा। जी, ईसा नदामत भरी नजरों से बोला। यकीनन वो अब पछता रहा था और नायका बेयकीनी से इसे अपने सामने खड़ा देख रही थी। कब, कहाँ, कैसे? मार्गरेट तजस्सुस से बोली। जी, वो हम मरी में मिले थे, इनके दोस्त को हेल्प किया चाहिए था तो मैंने कर दी, इसने लड़खड़ाती जबान से मुख्तसरन जवाब दिया। वाह क्या बात है, इत्तेफाक से आप लोग आज फिर से मिल गए। मार्गरेट मुस्कुराते हुए बोली। ओ शिट, ये तो गिन गिन के बदले लेगी। मैं क्यों आ गया इसके घर? ईसा दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। चलो यार अंदर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी रही है। स्टीफन से नायका का हाथ पकड़ और राहदारी से होते हुए आगे बढ़ा। नायका बच्चों की तरह इसके पीछे चलने लगी। मार्गरेट और ईसा भी इनके पीछे चल दिए। ईसा, तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, बड़े लगते। नाश्ता करने के बाद अब वो चारों नायका के कमरे में मौजूद थे जब स्टीफन ने इससे मुखातिब किया। मुआज़रत के साथ, आप भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं लगते, ईसा ने कदरे धीमी आवाज में कहा जिसे नायका और मार्गरेट भी सुन सकी थी। हाँ, क्योंकि मैं वाकई में बड़ा हूँ। नायका और मार्गरेट से पूरे 2 साल बड़ा हूँ, बस किसी के इश्क में वो 2 साल ऐसे ही कुर्बान कर दिए। स्टीफन ने नायका की तरफ देखते हुए शरीर लहजे में कहा। सेम हियर, ईसा ने संजीदगी से कहा, जिस पर तीनों ने इसे हैरत से देखा। व्हाट, इश्क, वो भी इस उम्र में? स्टीफन ने हैरत से पूछा। जी, मुझे मेरे पापा से इश्क हो गया था और उनके कहने पर मुझे जामे जाना पड़ा। फिर 1 साल बाद मुझे मेरी मामा से इश्क हो गया और इनकी दूरी बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने जामा छोड़ दिया। ईसा ने साफका लहजे में कहा जिसे वो तीनों बहुत संजीदगी से समाअत फरमा रहे थे, गोया कोई खुतबा सुन रहे हो। पहले तो इन तीनों को जामे के नाम से हैरत हुई, लेकिन जल्द ही वो लोग समझ गए थे कि वो मुसलमान है और चंद लम्हों की देर थी कि वो इन तीनों वो इसकी बात पे हंस रहे थे। इनको देखकर ईसा भी मुस्कुरा दिया। अब से पहले वो लोग ईसा के नाम की वजह से इसे हम मजहबी समझ रहे थे, अभी वो लोग इसी बात पे हंस रहे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो तीनों को नीचे अंकल बुला रहे हैं, फौरन से पहले नीचे जाओ, शायद कोई जरूरी काम है। सुबान ने आते ही इन तीनों को नीचे जाने की तायद की। सुबान भी नायका का चचाजाद कजन था जो शायद अभी इनके घर आया था। यकीनन बाकी सब कजन भी एक एक करके आने वाले थे। ओके, हम नीचे जाते हैं, जब तक तुम ईसा को कंपनी दो। स्टीफन से कहकर जल्दी से बाहर भागा। दोनों भी इसके पीछे चलने लगी।
तुम मेहमान हो? सुभान ने इसके करीब जाकर एक आईब्रो उचकाते हुए मशकूक अंदाज में पूछा। नहीं, इस घर का मालिक हूँ, ईसा ने तंजिया कहा। इसे सुभान का लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो ईसा के सामने टांग पे टांग रख कर बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम मेहमान हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मैं सुभान सिंधु हूँ। पूरे खानदान में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलती है। सब कजन्स मेरे इशारों पे चलते हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ कोई पूछे भी ना, इसलिए ज्यादा रोब झाड़ने की जरूरत नहीं। सुभान ने एक ऊसीली निगाह इस पर डाली। ईसा के जवाब और अंदाज तो जैसे इसे आग ही लगा गए थे। वो भी सुभान सिंधु था, भला अपनी तारीफें झाड़े बगैर कैसे रह सकता था। सिंधु, अगर तुझे पता ना था तो पूछा ही क्यों, और मुझे यहाँ पूछने वाले बहुत हैं। तुम अपनी खैर मनाओ। ईसा ने भी इसी के अंदाज में कहा। सुभान को शायद इससे जलन होने लगी थी, क्योंकि वो हमेशा खुद को हीरो ही समझता था, मगर आज इसके मुकाबिल जो था, इसके सामने वो खुद को बहुत कमतर महसूस कर रहा था। देखो मिस्टर, मेरा नाम सुभान सिंधु है, सिंधु नहीं। अगर नाम लेना है तो पूरा, नहीं तो सिर्फ सुभान। दोबारा अगर सिंधु कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सुभान ने दांत बीचते हुए कहा। ईसा को इस पे गुस्सा तो आ ही रहा था, मगर इससे ज्यादा हंसी भी आ रही थी। शेम ऑन यू, तुम्हें तो मेहमानों से भी बात करने की तमीज नहीं है। घर वालों के साथ पता नहीं कैसे बात करते होगे। रियली, तुम इस खानदान के पद नहीं लगते। और हाँ, अगर अब मुझसे कोई बात करनी है तो तमीज से करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं यहाँ मेहमान हूँ और तुम मेजबान। अब के बाद ईसा ने उंगली दिखाते हुए इसे वार्न किया, जिसे सुभान मजबूरन जब्त कर गया। हाँ ठीक है, तुम मेहमान हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? सुभान का लहजा कदरे नरम हुआ। ईसा, लहजा मध्यम था। तुम भी सिंधु हो? सुभान ने सवालिया नजरों से देखा। इस सवाल पर ईसा को जरा गुस्सा आया। क्या सिंधु सिंधु लगा रखा है? तुम्हारा नाम सिंधु है, इसका मतलब ये नहीं कि सबका नाम सिंधु होगा, या बदला ले रहे हो? ईसा जब्त नहीं कर सका। अरे यार, मैंने कब ऐसा कहा? और सिंधु मेरी कास्ट है, मेरा नाम नहीं। अच्छा, कास्ट ना बताओ तो मुझे अपना पूरा नाम बताओ, मैं खुद गेस कर लूंगा। सुभान ने भी जान नहीं छोड़ी, कुछ ज्यादा ही ढीठ था। मेरा नाम मोहम्मद ईसा अली है और मेरी कोई कास्ट नहीं। ईसा को वो बहुत अजीब लगा था, वो उकता चुका था। मोहम्मद ईसा अली, नाम तो अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई कास्ट तो होगी। सुभान अब उलझ रहा था और इसके चेहरे को बड़े गौर से देखते हुए कुछ सोच रहा था। ईसा बार-बार दरवाजे की जानिब देख रहा था कि वो तीनों अभी तक क्यों नहीं आए। इससे तो अच्छा था मैं अकेला ही रहता। अभी वो सोच ही रहा था कि तीनों भी एक साथ कमरे में दाखिल हुए। ईसा ने एक गहरी सांस भरी। शादी का फंक्शन शाम 6 बजे होना था। तब तक सब कजन्स आते जा रहे थे। ईसा इन सबको देखकर इन पर रश करता रहा। इसके दिल में छुपी एक हसरत थी जो इन कजन्स की मोहब्बत ने इसे शिद्दत से याद दिलाई थी। आज इसे यकीन हो गया था कि कजन्स के बगैर लाइफ कितनी बोरिंग होती है। सब लोग चर्च जाने के लिए निकल रहे थे। हाइका अपनी कुछ कजन्स के साथ बाहर निकल रही थी। ईसा की अचानक इस पर नजर पड़ी तो इसे देखता ही रह गया। वो अपनी वाइट ब्राइडल गाउन में परी ही लग रही थी। इसने आज से पहले कभी इतनी प्यारी दुल्हन नहीं देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग रवाना हो रहे थे, सिवाय स्टीफेंस, मार्गरेट, नायका और ईसा के। इन चारों को एक साथ एक ही गाड़ी में जाना था। स्टीफेंस और ईसा डिनर सूट में बहुत वजीहा लग रहे थे। ये लड़कियां बिना कितना वक्त लगाती हैं तैयार होने में। स्टीफेंस बेजारी से बोला। वो दोनों नायका और मार्गरेट का इंतजार कर रहे थे। अगर इनको पता चल जाए कि मेकअप के बाहर कितने बड़े नुकसानात हैं, तो मेकअप को कभी भी हाथ ना लगाएं। ईसा ने जीना उतरती नायका की जानिब देखते हुए कहा। अच्छा, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? बकौल मोहम्मद ईसा अली के नायका के सामने खड़ी पूछने लगी। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक औरत ने इतना मेकअप किया कि मेकअप के नीचे ही दब के मर गई। ईसा ने बहुत संजीदगी से कहा, जिस पर स्टीफेंस और मार्गरेट का कहकहा बुलंद हुआ और दोनों भी इनसे कुछ कम नहीं लग रही थी। बिलाशुबा वो दोनों बहुत प्यारी थी। चारों गाड़ी में बैठ चुके थे। स्टीफेंस ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर ईसा और दोनों पीछे बैठी थी। सारे रास्ते नायका मिरर से ईसा की आंखों ही आंखों में देखती आई थी, लेकिन ईसा इस बात से लायम था तो वो तब पता चला जब गाड़ी चर्च के बाहर रुकी और ईसा की अचानक नजर मिरर से होती हुई नायका पे जा पड़ी। नायका इसकी आंखों में देखकर झुंझलाई। ईसा हैरान था कि नायका ने अभी तक इसे सुकून से कैसे रहने दिया। ईसा सबसे मिल चुका था, घुल मिल चुका था सब में, लेकिन एक नायका ही थी जो इससे अभी तक नजरें चुराती रही थी। ओह ईसा, तुम भी ना? गाड़ी से उतरते ही ईसा मुंह में बड़बड़ाया। स्टीफेंस और मार्गरेट के नाम हाइका के ब्राइडल गाउन पर सब देखकर भी इसने ये नहीं सोचा कि ये सब क्रिश्चियन है, लेकिन चर्च देखकर इसे यकीन हो गया था। वो चारों एक साथ अंदर दाखिल हुए। कुछ देर बाद निकाह शुरू हो चुका था। माहौल एकदम पुरसुकून हो गया था। अब चर्च में से फादर की आवाज गूंज रही थी, बाकी सब खामोश थे। ईसा बहुत दिलचस्पी से ये सब देख रहा था। निकाह के बाद सब इस खूबसूरत से कपल को मुबारकबाद दे रहे थे।
इस दौरान ईसा खामोश खड़ा इन सब को देख रहा था और सुबान अभी भी इसी को मशकूक नजरों से देख रहा था। रुखसती से कुछ देर पहले मुईज साहब ने शिरकत की थी। वो अजीम साहब से लेट आने की वजह से मुआजरत कर चुके थे। हाँ भाई, कैसा रहा आज का दिन और शादी कैसी गुजरी? मुईज साहब ने ईसा के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए पूछा। दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, यहाँ सब मेरे दोस्त बन गए और शादी भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन पापा मुझे इनके म्यूजिक की समझ नहीं आई। ईसा ने पुरजोश अंदाज में कहा, हाँ, ये इनका बहुत स्पेशल साज होता है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। अच्छा, मैं अब्दुल्ला से मिलने जा रहा हूँ, हो सकता है आज इसी के यहाँ ठहरूं, मेरी वजह से वो आज लाहौर में भी नहीं गया, कल मुलाकात होगी। मुईज साहब ये कहकर चले गए। क्या है इस साज को? वहाँ तो पहली बार सुन रहे थे। मुईज साहब के जाने के बाद सुबान जो इसके पीछे खड़ा सारी गुफ्तगू सुन रहा था, इससे घूरने लगा। सिंधु, तुझे भी जासूसी के सिवा और कोई काम नहीं? ईसा सर झटक कर स्टीफेंस की तरफ बढ़ा जो इसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। सुबान की नजरें इसी के ताक़ुब में थी। सुबह फजर की अजान की आवाज से इसकी आंख खुली, लेकिन नींद से बोझल इसकी आंखें इसे उठने नहीं दे रही थी। रात को वो सब बहुत देर तक जागते रहे थे। वो खुद तो सो रहा था, लेकिन इसका ज़मीर जिसे जाग उठा था, जो इसे बार बार कह रहा था, उठो नमाज पढ़ो। इसने आंखें मसलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर टाइम देखा। अभी नमाज का टाइम खत्म होने में काफी वक्त था। इसने अपने साथ लेटे स्टीफेंस को देखा जो गहरी नींद सो रहा था। ईसा ने मोबाइल साइड पे टेबल पर रखा और फिर से आंखें बंद कर ली। दोबारा इसकी आवाज चिड़ियों को चहचहाट से खुली, लेकिन अफसोस तब तक नमाज का टाइम खत्म हो चुका था। इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था क्योंकि वो कमोबेश ही नमाज छोड़ता। स्टीफेंस अभी भी गहरी नींद के मसले उठ रहा था। इसने खुद को थोड़ा मुतमईन करने के लिए सोचा, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो कुरान पाक ही पढ़ लेता हूँ, लेकिन वहाँ तो कुरान पाक ही मौजूद नहीं था। इसने चंद सेकंड बाद मोबाइल पे कुछ डाउनलोड पे लगाया और खुद वजू करने लगा। इसे अपने वजू से तर हाथों से मोबाइल उठाया और टेरेस की तरफ बढ़ा। वहाँ बिल्कुल सुकूत था, वहाँ इसे कोई नहीं देख सकता था और वहीं एक कुर्सी पे बैठ गया। वो स्टीफेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ आ गया। सूरज की किरणें नमूदार हो रही थी, हल्की ताज़ा हवा चल रही थी। इसने मोबाइल से सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। इसकी आवाज़ फिजा में गूंजते ही जैसे हर चीज़ अल्लाह की हम्दो सना में मसरूर हो गई। अब इसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसकी आवाज़ में ऐसा सुरूर था कि जिसने सोते हुए को जागने पर मजबूर कर दिया। मार्गरेट आंखें मसलते हुए कमरे से बाहर निकली और इस तरफ रुख किया जहाँ से ईसा की मीठी आवाज़ आती महसूस हो रही थी। वो नंगे पाँव टेरेस तक तजस्सुस से पहुंची जहाँ ईसा दुनिया से बेखबर तिलावत कुरान में गुम था। वो इसके पीछे हैरत से इसे देख रही थी, मगर वो अंदाज तर्ज आवाज़ इसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो चाहकर भी इसे टोक ना सकी, इसके दिल ने इसे इजाज़त नहीं दी। वो वहीं दीवार के साथ टेक लगाए बैठ गई और आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। इसे लगा जैसे मीठी और प्यारी आवाज़ें इसने आज तक ना सुनी हो और ना ही कभी सुन पाएगी। इसकी आवाज़ और अल्फाज मार्गरेट के दिल और दिमाग पे छा रहे थे। वो ये अल्फाज दोहराना चाहती थी, लेकिन इसे तलफ़्फ़ुज़ की समझ नहीं थी, इनको कैसे बोलें। जैसे वो अदायगी कर रहा था, वो चाह कर भी इसका मुकाबला न कर पाती। कब यही हाल आए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ईसा तिलावत मुकम्मल कर चुका था। वो मोबाइल ऑफ करके उठा और पीछे की जानिब मुड़ा। मार्गरेट अभी भी इसकी आवाज़ महसूस कर रही थी। ईसा इसे ऐसे बैठा देखकर हैरान हुआ कि ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। ईसा ने इसे बेदार करने की कोशिश की, जिस पर वो फौरन उठ खड़ी हुई। लगता है आपको नींद में चलने की आदत है, ईसा ने इसके नंगे पांव देखते हुए कहा। इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट इसके लबों पे नुमाया थी। नहीं, आदत तो नहीं है। अगर तुम हर रोज यहाँ ऐसे कुछ पढ़ोगे तो जरूर आदत हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर यहाँ आई थी। मार्गरेट मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, मतलब मैंने आपकी नींद खराब की? ईसा अब जरा नादिम से लहजे में बोल रहा था। अरे नहीं, मैंने कब ऐसा कहा, बल्कि तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसे सुनने आ गई। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मार्गरेट इसकी आवाज़ की तारीफ किए बगैर ना रह सकी। अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन आपको मेरी वजह से ऐसी आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं वापस जा रहा हूँ। ईसा ने ज़ाहिरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। मार्गरेट इसकी बात पे अफसरदा हुई। वैसे तुम पढ़ क्या रहे थे? मार्गरेट ने जानबूझ के पूछा, हालांकि वो जान गई थी कि वो कुरान पढ़ रहा था। मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, ईसा ने इसकी चमकती आंखों में देखते हुए कहा। मुझे पता था, बस कंफर्म कर रही थी। जैसे तुम तिलावत कर रहे थे, तलफ़्फ़ुज़ ऐसा था जैसे अरबी में शायरी कर रहे हो। मार्गरेट ने जरा झिझकते हुए कहा, कुरान पाक में लिखी आयात में रब्त ही ऐसा है कि पहली बार सुनने वाले को ये शायरी ही लगती है। ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे वो भी मुस्कुराई और अरसर अल्फाज में हिलाया। मैं नायका को उठाती हूँ, फिर फ्रेश होकर हायका की तरफ नाश्ता लेकर भी जाना है। मार्गरेट कहते हुए नायका के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वो भी इसके पीछे चलने लगा। स्टीफेंस ईसा को कमरे में ना पाकर
इसे ढूंढते हुए बाहर आ चुका था। कुछ देर बाद इनको नाश्ता लेकर हाइका की तरफ जाना था। हाइका की तरफ इन तीनों को नाश्ता लेकर जाना था, मगर अबीसा इनके साथ था। इनके लाख इसरार पर भी वो साथ जाने के लिए राजी नहीं हुआ। हालांकि वो अजीम साहब की तरफ से मेहमान था, फिर भी वो दोबारा इनकी तरफ एक दफा भी नहीं गया था। इसे यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। फाइनली मार्गरेट और स्टीफेंस को नाश्ता लेकर जाना पड़ा और नायका स्टीफेंस के कहने पर ईसा के पास रुक गई थी ताकि वो अकेले बोर ना हो। ईसा को एक मिनट के लिए भी इन लोगों ने अकेला नहीं रहने दिया। आफ्टर ऑल वो मेहमान था। ईसा और नायका इन दोनों को गेट तक छोड़ने आए थे और इनकी वापसी का इंतजार करते हुए लॉन में टहलने लगे। क्या तुम वाकई में इस दिन मेरे लिए रोई थी? ईसा ने इसके पीछे टहलते हुए पूछा। नायका ने मुड़कर इसे देखा जो इसे ही यकटक देख रहा था। नायका के चेहरे पे ऐसा तासुब था जैसे किसी ने इसकी कोई चोरी पकड़ी हो, लेकिन जल्द ही वो अपने तासुरात छुपाने में कामयाब हो ही गई। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी वजह से, नायका ने इसकी तरफ देखते हुए कहा और फिर नजरें झुका ली। मेरी वजह से? मगर क्यों? ईसा ने हैरत से पूछा। आज इन दोनों को हिसाब बराबर करने का मौका मिला था। अगर इस वक्त ये लोग कहीं और होते तो कब से हिसाब बराबर कर चुके होते। तुम्हारी वजह से इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से सुमेरा ने मेरे साथ झगड़ा किया, वरना मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुम्हारे लिए रोती। नायका ने अब इससे नजरें चुरा ली थी। वो इसकी आंखों में दोबारा डूब जाने की गलती दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए वो इसे नजरअंदाज कर रही थी। ईसा इसकी आंखों में नदामत भाग गया था और झगड़े की वजह समझ गया था कि सुमेरा ने इससे झगड़ा क्यों किया होगा। वैसे बेहतर होता अगर तुम्हें कोई पागल कुत्ता ही काटता, ईसा ने शरीर लहजे में कहा। वो मौजू बदल रहा था ताकि मैं तुम्हारे लिए रोती, सोचना भी ना। नायका ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा और लॉन से एक फूल तोड़कर इसकी खुशबू लेने लगी। वो इसके पीछे बाजू सीने पे बांधे इसे देख रहा था। मुझे भी किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं मेरी वजह से किसी को रुलाऊं, वो भी किसी लड़की को, सोचना भी ना। ईसा ने भी इसी के अंदाज में कहा। और रियली? तो फिर क्यों ऐसा कह रहे थे? नायका ने तजस्सुस से पूछा। ये तुमने भी सुना ही होगा कि जहर को जहर खत्म करता है। ईसा ने इसे इनडायरेक्टली पागल कहा। नायका को इसके अल्फाज पे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो जब्त कर गई। आफ्टर ऑल वो मेहमान था। नायका सर झटक के बेंच पे बैठ गई। कुछ लम्हे खामोशी के नजर हो गए। अच्छा, अब मेरे बारे में ज्यादा ना सोचो, वरना सच में पागल हो जाओगी। ईसा ने बड़ी संजीदगी से खामोशी को तोड़ा। मैंने कब कहा मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ? नायका ने सर उठाकर इसे देखा जो अब इसके साथ बेंच पे बैठ रहा था। तो फिर क्या सोच रही हो? ईसा ने मसनूई सी संजीदगी से कहा। बस कुछ सोच रही थी, नायका जरा गुस्से में बोली, क्योंकि अब वो इसे जानबूझकर तंग कर रहा था। एक तो वो इसकी वजह से हाइका की तरफ भी न जा सकी, ऊपर से इसकी तपा देने वाली बातें। क्या? ईसा ने फिर से पूछा। कुछ नहीं, नायका ने बस इतना ही कहा और जाड़ छुड़ाने लगी। तुम क्यों खुद को पागल साबित करने पर तुली हो? पहले तुम कह रही थी कि कुछ सोच रही हूँ और अब कह रही हो कुछ नहीं। खैर कोई बात नहीं, अभी ना बताऊं, मैं रात को पूछ लूंगा। ईसा ने पूरे इत्मीनान लहजे में कहा। और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं रात को अपनी सोच तुम पर जाहिर कर दूंगी? नायका ने सवालिया नजरों से देखा। क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा था, एक नई रिसर्च के मुताबिक अगर लड़कियों से दिन के वक्त कुछ पूछा जाए तो वो बस यही कहती हैं कुछ नहीं, और अगर वही बात रात के वक्त पूछे तो बहुत जल्द बता देती हैं। और मुझे पूरा यकीन है तुम भी ऐसे ही करोगी। ईसा ने भी एक फूल तोड़ा और नायका की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम और तुम्हारी फजूल सिर्फ लड़कियों पे लिखी जाने वाली किताबें जहन्नुम में क्यों नहीं चली जाती? नायका ने फूल बेंच पे फेंकने से अंदाज में रखा और पैर पटकती अंदर चली गई। क्योंकि जन्नत में हम जैसे नेक चीजों की जरूरत है, बद्दुआ देने वाली बुरी चुड़ैलों की नहीं। ईसा ने हाँक लगाई। इसकी आवाज सुनते ही नायका ने गुस्से से इसको मुड़कर देखा और पहले से ज्यादा तेजी से चलने लगी। ईसा इसका फूल उठाकर मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद मार्गरेट और स्टीफेंस भी आ चुके थे। वलीमे की तकरीब शाम को थी। आज सब कजन्स ने शाम को ही आना था। रश कम था। आज फिर से मार्गरेट का गिटार बजाने का मूड बन रहा था। आज वो सब लाउंज में बैठे अपने अपने मोबाइल में गुम थे कि मार्गरेट गिटार उठा लाई। स्टीफेंस के मना करने के बावजूद भी वो इसके मोबाइल जबरदस्ती ऑफ करके गिटार बजाने लगी। ईसा तो बहुत इम्प्रेस हुआ, मगर स्टीफेंस ने तो कानों में उंगलियां ठूंस ली। वो इससे तंग करने लगा था। असल में तो वो ईसा के लिए गिटार लेकर आई थी। इसकी सुरीली आवाज में इससे गाना सुनूंगी, मगर स्टीफेंस ने इसे इसरार का मौका ही नहीं दिया। दोनों आपस में उलझ पड़े। नायका और ईसा इनको देखकर बस हंसते ही रह गए। वलीमे की तकलीफ के बाद हाइका को लेकर सब घर आ चुके थे। अब ईसा की वापसी का भी वक्त हो चुका था। मोहित साहब अजीम साहब के घर थे। इनसे मिलने के बाद वो ईसा को बार बार कॉल कर रहे थे वापसी के लिए। ठीक है यार, चलता हूँ, पापा बार बार कॉल कर रहे हैं, वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ईसा के चेहरे पे उदासी छा गई थी। मार्गरेट और स्टीफेंस भी उदास थे क्योंकि इन दोनों में भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे।
जरूर अपना ख्याल रखना और हमें भूलना मत। मैं जब भी इस्लामाबाद आया तुमसे जरूर मिलूंगा। स्टीफन से इसे गले लगाया, सबको सलाम बोला और जाते हुए नायका को हाथ हिलाते हुए शरीर अंदाज में बाय बोला। वो सब इसे बाहर तक छोड़ने आए थे। इन 2 दिनों में जैसे वो 2 सदियां जी गया था। अब एक एक करके सबको जाना था और फिर से वही जिंदगी शुरू होने वाली थी जो कुछ दिन पहले थी, अपने अपने घर। मगर इसमें फर्क ये था कि अब एक उम्मीद वाबस्ता थी फिर से मिलने की। अब वो सब एक दूसरे से फोन पर राब्ता कर सकते थे। आज हाइका भी चली गई थी। घर में शोर शराबा बहुत कम था, जो बचा था अनकरीब वो भी खत्म होने को था। नायका, यहाँ आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। स्टीफन ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा और इसे अपने साथ सोफे पे बिठाया। नायका का रुख अपनी तरफ किया। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन पहले तुम बताओ क्या बात करनी है। नायका इसका चेहरा देखते हुए बोली। लेडीज फर्स्ट। स्टीफन मुस्कुराया। अच्छा, वो मैंने तुम ये पूछना था कि तुम मुझसे बड़े हो तो मैं तुम्हें तुम कहती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें आप कह लिया करूंगी। नायका झिझकते हुए बोल रही थी, क्योंकि आज से पहले इसने कभी ऐसा नहीं सोचा था और शायद आज भी न कहती अगर हाइका इसे ये सब न कहती। स्टीफन हैरत से इसे देख रहा था। पहले तो इसे समझ ही नहीं आई वो क्या बोले, फिर इसे इसकी बात पे हंसी आई। अब नायका इसे हैरत से देख रही थी। माय डियर कजन, मुझे लगता है आप पागल हो गई हैं। बताओ, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा मनाया हो? मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ और ये फर्क बहुत ज्यादा तो नहीं, और हम दोस्त भी तो हैं। तुम क्यों ऐसी फजूल बातें सोचती हो, या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? बताओ क्यों ये सब बोल रही हो? स्टीफन इसका खामोश चेहरा देखकर फिर से मुस्कुराया। तुम्हें मेरी कोई बुरी बात बुरी नहीं लगती, इसलिए बुरी नहीं लगती क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छे हो। नायका भी मुस्कुराई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, असल बात बताओ, आज अचानक ऐसा सवाल क्यों किया? स्टीफन से सवालिया नजरों से देख रहा था। ओहो यार, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। वो हाइका ने कहा था कि मैं तुम्हें तुम ना बोला करूं। मार्गरेट भी तुम्हें भाई कहती थी, बस इस वजह से, और कोई बात नहीं। नायका कहते हुए बेतकल्लुफी से नीचे इसकी टांगों के साथ टेक लगाकर बैठ गई। इसका सर स्टीफन के घुटनों पर था। ये हाइका भी ना शादी हुई नहीं कि बस बन गई बड़ी सियानी पागल। लेकिन तुम आइंदा इसकी किसी फ्री फजूल बात पर ध्यान नहीं दोगी, समझी? स्टीफन ने गहरी सांस भरी और इसके बाल सहलाने लगा। हाँ बाबा, समझ गई। अब बताओ क्या जरूरी बात करनी थी? वो अपने घुटनों पे बाजू हमारे करते हुए बोली और मुड़ के इसे देखा। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, और जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल ना करूं तब तक तुम खामोश रहोगी। कल मैं और मार्गरेट वापस जा रहे हैं। मुझे पता है तुम हमें बहुत मिस करोगी, और इस बात का भी यकीन है कि तुम हमारे जाने के बाद बहुत रोगी। वो ठहर ठहर के बोल रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी इसे कैसे समझाए। वो भी बिल्कुल खामोश हो गई थी। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, तो तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। हमारी नानो भी हमसे बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। अब इनको हमारी जरूरत है, ऐसे में हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें भी पता तो है इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हम हाइका की शादी के लिए आए थे, सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे। वो भी मैंने नानो से कहा और उन्होंने हमें इजाजत भी दे दी। अगर आज मैं तुम्हारे लिए आ सकता हूँ तो कल भी आऊंगा, जरूर आऊंगा। प्लीज बस तुम उदास मत होना। हम हमेशा एक साथ थे, आइंदा भी साथ ही रहेंगे। हम हर रोज तुमसे बात करेंगे। मार्गरेट की स्टडी भी तो है, FSC के बाद इंशाल्लाह हमने जो सोचा था वैसे ही होगा। बस कुछ देर और इंतजार कर लो, प्लीज उदास मत होना, नहीं तो मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहेगी। वादा करो तुम मेरी बात पे अमल करोगी। वो तमीज बांधते हुए अपनी बात मुकम्मल की। वो खुद भी उदास था, मगर इससे खुद से ज्यादा नायका की फिक्र थी। वो जानता था कि वो किस कदर इससे मानूस थी, सबके होते हुए भी वो उदास थी। इन दोनों के बगैर पहले तो नायका जैसे बस रोने ही वाली थी, क्योंकि अब तो हाइका से भी बहुत कम मुलाकात होनी थी। लेकिन स्टीफन ने जैसे से तसल्ली दी, वो खुश भी थी, और ये जान करके सिर्फ वो ही इनके लिए उदास नहीं थी, बल्कि वो दोनों भी इसके लिए उदास थे। वो वाकई बहुत प्यार करते थे नायका से। अब वो मुतमईन सी इसकी टांगों से लिपट कर बैठ गई, बस सर हिलाने पर इक्तिफा किया, बोली कुछ नहीं। स्टीफन भी इसके सर पे माथा टिका के झुक गया। जाने से पहले वो नायका को यीशु मसीह के नाम से एक लॉकेट पहना गया था, जिस पे सलीब का निशान बना था, जो हमेशा इसे यही एहसास दिलाता कि स्टीफन इसके साथ है। नायका भी हॉस्टल चली गई। आज वो काफी दिनों बाद सुमेरा से मिल रही थी। दोनों बहुत खुश थी। नायका ने इसे मार्गरेट और स्टीफन के बारे में सबसे पहले बताया। बहुत देर तक वो इन दोनों के बारे में बताती रही, मगर ईसा के बारे में तो वो बताना भूल ही गई थी, या फिर जानबूझ के छुपा रही थी कि कहीं सुमेरा इसे फिर से तंग ना करने लगे। हाँ नायका, सुमेरा की आंखें बाहर आने को थी जब इसने नायका के मोबाइल में ईसा की तस्वीर देखी। वो केक सेरेमनी की ग्रोफी थी
जो स्टीफेंस ने कपल के साथ इन सब की बनाई थी। क्या हो गया, क्यों हर वक्त चिल्लाती रहती हो? नायका अपने स्टैंडिंग टेबल पर कुछ पढ़ रही थी। इसकी चीख सुनकर इसके पास जा बैठी, जो अभी भी इसी तस्वीर को बेयकीनी से देख रही थी। यार ये कौन है? ये क्या लगता है तुम्हारा? बताओ, ये वही लड़का है ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये भी शादी में तुम्हारे साथ था, तो ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं, या फिर कोई और चक्कर है? तो मेरा बहुत बेचैनी से पूछ रही थी। इसे नायका पे गुस्सा भी आ रहा था कि इसने सबके बारे में बताया, लेकिन इसका तो जिक्र तक नहीं किया। अरे यार, वो मैं बताना भूल ही गई थी, बल्कि क्या बताती इसके बारे में? कोई रिश्तेदार नहीं है, अंकल अजीम के दोस्त का बेटा है, इनकी तरफ से इनवाइटेड था। नायका ने सादगी से कहा। वाह क्या बात है, मेहमान इनका और तस्वीरें तुम्हारे मोबाइल में, वो भी एक साथ। वाह। सुमेरा हंसते हुए वाकई में इसे तंग करने लगी। अंधी हो गई हो क्या? तुम्हें इस तस्वीर में सिर्फ मैं और वही नजर आए, और पीछे जो इतनी पलटून वो क्यों नहीं दिखाई दी? नायका ने झट से मोबाइल इसके हाथ से खींचा। अच्छा ठीक है, फिर और क्या बात हुई? मतलब इसने तुम्हें फिर तंग तो नहीं किया? शादी सुकून से गुजर गई? अरे याद आया, तुमने इससे सॉरी बोला कि नहीं? तो मेरा अपनी हंसी कंट्रोल करके बोल रही थी, लेकिन आखिर में फिर से हंस पड़ी। सॉरी किस लिए? भूल गई उस दिन चौक में इसने किया बोला था, अब बात इतनी बड़ी नहीं थी तो बस खत्म। नायका लापरवाही से बोल रही थी, मगर इसे फिर से वो दिन याद आ गया था जो कुछ हुआ था इस दिन। वैसे लड़का है बहुत प्यारा, वैसे कम तो तुम्हारा कजन भी नहीं। सुमेरा फिर से इसके मोबाइल से तस्वीरें देखने लगी। तुम बाज नहीं आओगी? नायका ने इसे तकिया मारते हुए कहा, जिस पर वो फिर से कहकहे लगाने लगी। ईसा भी कॉलेज बाकायदगी से जाने लगा। मुईज साहब ने इसे कैडेट स्कूल तो नहीं जाने दिया, मगर ईसा को अब यकीन था कि एफएससी के बाद तो वो आर्मी के लिए अप्लाई जरूर करेगा, क्योंकि मुईज साहब ने इसे इस बात का यकीन दिलाया था। हालांकि वो आर्मी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था, फिर भी इसका शौक था वो जो पूरा करना चाहता था। और यकीनन वो माँ बाप बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो अपने वतन की खातिर दिलो जान से कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। मुईज साहब को इसके जज्बात की बहुत कदर तो थी, मगर वो अपने बेटे को भी खूब जानते थे। इसके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था, और शायद कोई और भी वजह हो कि वो इसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहते थे। कभी कभी हर रोज मिलने वाले लोग भी इतने खास नहीं होते जितनी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाले लोग खास हो जाते हैं। इंसान तकदीर पे तो हावी हो सकता है, मगर किस्मत पर नहीं। किस्मत सात समंदर पार दो अलग वजूद को यकसा कर सकती है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आखिर लोहे कलम पर लिखा कौन मिटा या बदल सकता है, सिवाय इस जात के जो हर चीज पर कादिर है। ढलती शाम के आंगन में हर सू चहचहाते परिंदे अपने अपने घरों की रवां दवां थे। शाम की नीली रोशनी तारीकी में फैल रही थी। हर जी रूह इंसान अपने अपने कामों में मसरूफ था, मगर वो अपने कमरे में गहरी नींद के मजे लूट रही थी। खिड़की से आती हवा की लहरें इसके बालों को चेहरे पर सजा रही थी, जिनको चेहरे से हटाने की गरज से इसने हल्की सी करवट ली। मगरिब की अजान हो रही थी, जिसकी आवाज से इसने आंखें खोली। इसने अपने ऊपर फर्शी चादर को हटाया और बेड के क्राउन से टेक लगाकर बेख्याली से खिड़की की जानिब देखने लगी। अजान मुकम्मल होने के बाद वो अपनी जुल्फें समेटती हुई बेड से उतरी और बाहर चली गई। आज हाइका भी कुछ दिन रहने के लिए आई हुई थी, जो कि किचन में डिनर की तैयारी में मसरूफ थी। सुलेमान साहब भी आज जल्दी घर आ गए थे। वो इस वक्त लाउंज में बैठे कोई न्यूज चैनल देख रहे थे। नायका इनके पास से होती हुई बाहर लॉन में चली गई। बाहर का माहौल सर्द हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। वो अपने बाजू को समेटती हुई लॉन में पड़ी एक लकड़ी के बेंच पे जा बैठी। गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। जुल्फों के आंचल में चेहरा छुपाए वो वहीं टेक लगाकर नींद दराज हो गई। इसकी सूजी हुई आंखें बता रही थी कि जैसे इसे किसी ने कच्ची नींद में जगाया हो। इस वक्त वो सिर्फ हवा की सरसराहटें महसूस कर पा रही थी। वो दोनों अध खुले गेट से चोरों की तरह दबे पांव अंदर दाखिल हुए और इसके बिल्कुल सामने जा खड़े हुए। नायका के वजूद की खुशबू भी महसूस नहीं कर पाई थी। एक इसके दाएं जानिब और दूसरा इसके बाएं जानिब यूं खड़े थे जैसे कोई शिकारी शिकार को देखकर शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। खुशी की बात ये थी कि शिकार बाहर ही मिल गया था। वो दोनों इसके कान की लो तक की तरफ झुके और झुकते ही ऐसी पुरजोर और खौफनाक चीख मारी कि जिससे पूरे घर में बोचाल आ गया हो। हाइका के हाथ से डिश धड़ाम से नीचे गिरी। इतनी संजीदा और खामोश कुन माहौल में ऐसे खौफनाक चीखों ने इनकी धड़कनों को इस कदर तेज कर दिया था कि इनके दिल बाहर आने को थे। नायका तो इस कदर डर चुकी थी कि अपने दिफा के लिए भी आवाज निकालना मुश्किल था। वो बुरी तरह से कांप रही थी। हाइका और सुलेमान साहब चेहरे की उड़ी हुई रंगत के लिए लॉन तक पहुंचे, जहां मार्गरेट और स्टीफेंस बेचारी नायका का उड़ा हुआ चेहरा देखकर अब कहकहा लगा रहे थे।
सुलेमान साहब ने जल्दी से लाइट ऑन की। इन तीनों को देखकर सुलेमान साहब और हाइका की जान में जान आई। नायका इनको गुस्से से घूर रही थी। वो समझ नहीं पाई कि इनकी इस हरकत पे हंसे या रोए। इन दोनों को एक एक थप्पड़ रसीद करके या इनकी आमद का जश्न मनाए। हार्ट बीट अभी भी इसी रफ्तार से चल रही थी और टांगे कांप रही थी। यकीनन वो सब इनके इस सरप्राइज पर बहुत खुश थे। सुलेमान साहब को करीब आते देखकर इन दोनों ने वो मुश्किल हंसी पर काबू पाया और आगे बढ़कर इनको साथ लगाते हुए सलाम बोला। हद है यार, तुम दोनों तो मेरी जान ही निकाल दी। हाइका मार्गरेट के गले लग के बोली। हा, जिसे डराया इसकी जान तो निकली नहीं और तुम्हारी ये भी निकल गई। स्टीफन हंसते हुए बोला। इसकी बात पे सब हंसने चालू। चलो बच्चों, बाकी बातें अंदर जाके कर लेना, बाहर सर्दी हो रही है। सुलेमान साहब कहकर अंदर चले गए। इनके पीछे हाइका भी चल दी। वो दोनों अभी नायका को देख रहे थे। अभी वो कुछ बोलने ही वाली थी कि इन दोनों ने फिर से एक जोरदार चीख इसके कानों में मारी, जिससे वो झुंझुलाई और हंसते हुए तीनों अंदर चले गए। वो 2 साल बाद नायका आज फिर से बहुत खुश थी। कितना इंतजार किया करती थी वो इस दिन का। आज इसका ये इंतजार खत्म हो चुका था, शायद हमेशा के लिए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बल्कि ज़ैनब की भी यही ख्वाहिश थी। लेकिन हमारे साथ जो भी हुआ इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अगर ज़ैनब की जिंदगी में मैं ना आया होता तो आज वो डॉक्टर होती और अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती, खुद को यूं 4 दीवारी में कैद ना करती। मगर ईसा की पैदाइश के बाद मैंने सोचा था कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, जिसे देखकर ज़ैनब खुश होगी। मगर अब बेटे को कौन समझाए कि अपनी बहुत सी ख्वाहिशात अपनों के लिए कुर्बान करनी पड़ती हैं। मैं कैसे समझाऊं इसे। मोहित साहब हाफिज अब्दुल्ला से अपनी हर बात शेयर करते थे। आज वो लाहौर आए हुए थे। मोहित साहब ईसा की वजह से बहुत परेशान थे। इन्हें हमेशा इसी की फिक्र रहती थी, इसकी, दुनिया की भी और आखिरत की भी। मगर ऐसी उम्र में कौन हर चीज समझता है। ईसा की एफएससी मुकम्मल हो चुकी थी, बस रिजल्ट का इंतजार था। क्या ज़ैनब ने कभी तुमसे कोई गिला शिकवा किया? क्या इसने कभी तुमसे ये कहा कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं? हाफिज अब्दुल्ला ने पूछा। नहीं, इसने कभी मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया, क्योंकि शायद अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। शायद वो मजबूर है, लेकिन कभी कभी वो बहुत उदास रहती है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे साहब का दिल भर आया था। उदासी का क्या है, इंसान तो कभी कभी बिला वजह भी उदास हो जाता है। तुम दोनों इतने सालों से एक साथ हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो। अपनों को याद करके इंसान उदास हो ही जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है। और अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाइश में डालता है, और अगर वो इस आजमाइश में कामयाब हो जाए तो सुकून ही इनका मुकद्दर बन जाता है। तुम यही समझो कि अभी तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हुई। और जहाँ तक बात रही ईसा की, तो इसे मैं समझाऊंगा। हाफिज अब्दुल्ला ने इसे तसल्ली दी। आप इसे क्या समझाएंगे, वो नहीं समझेगा। जितना इन 2 सालों में इसने पढ़ा है, इतना इसने पिछले 10 सालों में भी नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ इसलिए कि मैंने इसे कहता कि अगर अच्छे मार्क्स लिए तो ही आर्मी में जाने की इजाजत दूंगा, और मुझे पूरा यकीन है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। मैं मजीद इसके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। मोहित साहब सिर्फ ज़ैनब बेगम के लिए ये सब करना चाहते थे। देखो मोहित, हर चीज का एक वक्त होता है। इंसान की जिंदगी से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें होती है जो वक्त के साथ साथ हमारे इल्म में होती हैं, और मुझे लगता है ईसा को भी कुछ बातें बताने का वक्त आ गया है। इससे पहले कि इसे किसी और जरिए से पता चले तो मैं इसे बता देनी चाहिए। वो बहुत अब बड़ा हो गया है, वो समझदार है, मुझे यकीन है वो समझ जाएगा। हाफिज अब्दुल्ला ना तो मोहित साहब को परेशान देख सकते तो ना ही ईसा को, मगर जिंदगी में एक बार तो सबको टूटना पड़ना ही था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि इसे कुछ बता सकूं। मोहित साहब सर झुकाए बैठे थे। ठीक है, कुछ ना बताओ, लेकिन मैं इसे जरूर समझाऊंगा, तो परेशान ना हो, जो भी होगा बेहतर ही होगा। हाफिज अब्दुल्ला ने इनके शाने पर हाथ रखते हुए दिलासा दिया। मोहित साहब सर हस्बात में हिलाते हुए खड़े हुए। वो ईशा की नमाज के बाद काफी देर बातें करते रहे थे। अब इनको घर जाना था। ईसा नमाज के फौरन बाद हादी के साथ जा चुका था। सुबह जब इसकी आंख खुली तो मार्गरेट कमरे में मौजूद नहीं थी। इसने पर्दे हटाकर खिड़की खोलकर बाहर को झांका। सूरज की चमकती किरणें इसकी आंखों में चुभी थी। इसने नीचे लॉन की तरफ नजरें झुकाए जहां स्टीफन और मार्गरेट बुरा जमान थे। स्टीफन फोन पर किससे हंस कर बातें कर रहा था, जबकि मार्गरेट इसकी बातें सुनकर हंस रही थी। इतनी सुबह ये दोनों किससे बात कर रहे हैं? नायका मुंह में बड़बड़ाई। वो मुंह धोए बगैर नंगे पांव बाल समेटते हुए नीचे लॉन तक पहुंची। नायका को देखते ही वो दोनों गड़बड़ाए। स्टीफन से मदद सी सरगोशी करते हुए फौरन फोन बंद किया। गुड मॉर्निंग डियर कजन, मार्गरेट ने खुशदिली से नायका के गले में बाजू हमायल करते हुए कहा। नायका ने भी मुस्कुराते हुए वो गुड मॉर्निंग कहा।
वो मेरे दोस्त का फोन था। इसे मैंने बताया कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मिलने के लिए इसरार कर रहा था, तो मैंने इसे बोल दिया कि मैं मार्गरेट और नायका के साथ आज शाम को मिलने आऊंगा। स्टीफेंस ने मसनूई लापरवाही से कहा जैसे वो सच बोल रहा हो। हकीकत में फोन खुद स्टीफेंस ने किया था, न कि इसके दोस्त ने। लेकिन तुमने पहले तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारा इस्लामाबाद में कोई दोस्त भी है, और अगर कोई दोस्त है भी तो हम दोनों वहाँ क्या करेंगे? हम तो इसे जानती भी नहीं। नायका के चेहरे के तासरात देखकर हैरान थी। हाँ, वो पहले नहीं था, लेकिन अब है। एक दोस्त अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ है। स्टीफेंस ने नायका की तरफ देखे बगैर ही जवाब दिया। वो थोड़ा नर्वस था कि कहीं नायका को शक ना हो जाए, क्योंकि आज से पहले इसने कभी नायका से झूठ नहीं बोला था। हाँ, इसकी एक बहन भी है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। काफी अरसे से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई, इसी बहाने मैं इससे भी मिल लूंगी और तुम्हें भी इससे मिलवाऊंगी। मार्गरेट ने भी स्टीफेंस के हाँ में हाँ मिलाई और बड़ी सफाई से, दिलकशी से मुस्कुराहट लबों पर बिखेरते हुए झूठ बोल गई। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं भी चलूंगी। नायका ने नासमझी में कहा। अब तुम फ्रेश हो जाओ और नाश्ता भी कर लेना, हमारा इंतजार न करना, हम नाश्ता कर चुके हैं। स्टीफेंस ने लापरवाही से कहा। अच्छा। नायका बेदिली से कहकर वहां से चली गई। वो लॉन से बाहर निकलकर पलटी और बेयकीनी से एक नजर इन दोनों को देखा, जो इसके जाने के फौरन बाद फिर से अपनी बातों में मगन हो चुके थे। इसे ये दोनों बहुत बदले बदले से लग रहे थे। पहले तो मेरे बगैर कभी नाश्ता नहीं करते थे और मेरा इंतजार भी नहीं किया। क्या दोस्त से मिलने की इतनी खुशी है जो मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं? कल से इन लोगों ने पहले की तरह इससे बहुत ज्यादा बातें भी नहीं की। वो इसी सोच के साथ तेजी से जीने चढ़ती अपने कमरे में गई और जल्दी से फोन पकड़ा। इसने जिस उम्मीदवार यकीनन फोन पकड़ा था, ऐसा कुछ नहीं था। ना तो कोई किसी का मैसेज था और ना ही कोई कॉल। नायका ने मायूसी से फोन बेड पर पटका और फ्रेश होने चली गई। शाम 6 बजे वो तीनों पीसी होटल के बाहर खड़े थे। वो तीनों एक साथ होटल में दाखिल हुए। स्टीफेंस का दोस्त ब्लड कलर शर्ट के कफ फोल्ड किए, एक बाजू पे ब्लैक कोट लटकाए, सर झुकाए मोबाइल में मसरूफ था। शायद वो काफी देर से वहां खड़ा इनका इंतजार कर रहा था। हेलो फ्रेंड, स्टीफेंस की आवाज पे वो पलटा। वो तीनों एक साथ खड़े थे। नायका तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। तो तुम, वो बमुश्किल इतना ही बोल सकी। स्टीफेंस के गले लग के बहुत गर्मजोशी से मिला था। सरप्राइज, मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा। नायका इनके इस सरप्राइज को बिल्कुल नहीं समझी थी कि ये कैसे सरप्राइज है। अच्छा, और तुम कह रही थी दोस्त के साथ इसकी बहन भी है। बहन कहाँ है? नायका ने मसनूई तंज से कहा। क्योंकि मैं जानती थी कि ईसा की कोई बहन नहीं है। वो तो मैं मार्गरेट के बताने से पहले ही कोई जानी पहचानी आवाज आई। तो सॉरी गाइस, बहन जरा लेट हो गई। सुमेरा ने आते ही कान पकड़ते हुए सॉरी बोला, जिस पे सब हंस दिए। स्टीफेंस के सब किस लिए? नायका सबको देखकर खुशी से बोली। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर नायका। सबने इसे एक साथ विश किया। ये सब इसके लिए नाकाबिले यकीन था, खासतौर पर ईसा को अपने सामने ऐसे देखकर। वो भी इसे सब की तरह कुछ दिली से विश कर रहा था। वो सुबह से इसीलिए बार बार फोन चेक कर रही थी कि किसी ने इसे विश क्यों नहीं किया। कुछ कजन विश कर चुके थे, पर इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। थैंक यू सो मच, ये बर्थडे मेरी जिंदगी का यादगार बर्थडे होगा। मैंने तो ये सब सोचा भी नहीं था, नायका ने खुशी से कहा। अब सबको कुर्सियों पर ब्रजमान थे। केक सेरेमनी के बाद सब नायका को गिफ्ट भी दे चुके थे। अब सब बातें करने में मसरूफ थे। बातें करने को बहुत थी, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा था। सुमेरा और नायका के अलावा बाकी सब 2 साल बाद मिल रहे थे। अलबत्ता सोशल मीडिया पर सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे। और सुमेरा, तुम कब से ईसा की बहन बन गई? नायका ने शरीर लहजे में सुमेरा को आंख के इशारे से पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि ईसा हमेशा से इसे चार्मिंग बॉय कहा करती थी। मगर आज मार्गरेट ने दोनों को बहन भाई बना दिया था। जब से मार्गरेट ने तुम्हें बताया है, बस तब से मैं इसकी बहन हूँ। सुमेरा ने मसनूई मुस्कुराहट से कहा। ईसा, तुमने बड़े डोले शोले बना लिए, क्या बात है? स्टीफेंस ने ईसा की बॉडी देखते हुए शरारत से कहा। बस यार, अब आर्मी ज्वाइन करने का इरादा है तो डोले शोले तो बनते हैं। ईसा ने भी शरारत में आंख दबाई और फखरी अंदाज में मुस्कुराया, जिससे सबने वाह वाह कहकर डांट दे डाली। सरप्राइज कैसा लगा? स्टीफेंस ने नायका की तरफ देखते हुए पूछा। बहुत बुरा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से डराया था, नायका ने मसनूई नाराजगी से कहा। सुमेरा और ईसा ने डराने वाला वाकया दरियाफ्त किया, जो स्टीफेंस और मार्गरेट ने बड़ी फुर्ती से बताया। तो फिर ये रोई नहीं? ईसा ने मसनूई संजीदगी और हैरत से पूछा। नायका ने टिश्यू पेपर ईसा को मारने के गर्ज से फेंका, जिससे वो केच कर गया। अरे सुमेरा, बताओ ना जरा, जब मैं मरी गया था तब क्या हुआ था? ईसा ने रुख सुमेरा की जानिब किया। यार, आप बस भी कर दो ना, और कितनी बार ये रोने वाला किस्सा सुनाओगे? कम से कम आज के दिन तो हमारी नायका को तंग ना करो। आज इसका जन्मदिन है, कुछ तो ख्याल करो। और वैसे भी अब नायका बड़ी हो चुकी है।
तब वो नासमझ थी, इसीलिए जरा जरा सी बात पे रोने लग जाती थी, है ना नायिका? सुमेरा के बताने से पहले स्टीफन बोल पड़ा। बिल्कुल, तब मैं नासमझ थी लेकिन अब मैं समझदार हो गई हूँ, नायिका ने बाल झड़कते हुए कहा, जिस पे ईसा और सुमेरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नायिका को देखकर हंस दिए। स्टीफन और मार्गरेट भी देर लब मुस्कुराए। ईसा, जब तुम आर्मी ज्वाइन कर लोगे तो सब तुम्हें फौजी फौजी कहेंगे ना? तुम फौजी की वर्दी में कितने क्यूट लगोगे, है ना? इस सारी गुफ्तगू में मार्गरेट बहुत कम बोल रही थी, वो बस इनकी बातों पे हंस रही थी। अब सब इसे ही देख रहे थे, मतलब वो जब से ईसा को फौजी तस्वीर की सोच रही थी। थैंक यू सो मच डियर, बस तुम दुआ करती रहना मैं फौजी बन जाऊं और पापा भी मान जाएं। ईसा इसकी आंखों की चमक देखकर मुस्कुराया। इंशाल्लाह, सबने जेर लब कहा। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका था मगर बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। घर से कॉल्स आना शुरू हो गई थी, मजबूरन सबको अब उठना पड़ रहा था। सब एक दूसरे को अलविदाई कलमात कहते हुए घरों को रवाना हो गए, मगर ईसा घर नहीं गया। वो हाफिज अब्दुल्ला की तरफ जा चुका था क्योंकि मुईज साहब ने इसे इस वक्त वापस आने से मना किया था। वो सब एक जैसे थे, बातें एक जैसी, इंसान एक जैसे, पढ़ना लिखना एक जैसा, रहन सहन एक जैसा। अगर कुछ मुख्तलिफ था तो सिर्फ एक मजहब, बाकी सब तो एक जैसा था। मुख्तलिफ चीजें पर बहस करने से बेहतर है बंदा एक चीज को नजरअंदाज करे जो कि वो सब कर रहे थे। आखिर दोस्ती का सवाल था, सिर्फ एक चीज की खातिर दोस्ती तो खराब नहीं कर सकते थे। वो मुख्तलिफ चीज के बारे में अगर सोचा जाए तो यकीनन बहुत खास चीज थी, मगर सोचना कौन चाहता था? आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज है। भाई मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं वाकई में बेहोश हो जाऊंगा। यार भाई, इस बार तो आपने हादी भाई को भी पीछे छोड़ दिया। इस बार फिर से माज ईसा को रिजल्ट देखकर चौंकाना था। मुझे यकीन है तुम बेहोश नहीं होगे, मगर मैं जरूर बेहोश हो जाऊंगा। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ईसा खुद अपने मार्कशीट देखकर शौक में था कि वो इतने अच्छे मार्क कैसे ले गया। शाम का वक्त जब दोनों भाई लॉन में खड़े मुईज साहब का इंतजार कर रहे थे, कुछ देर बाद वो भी घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। दोनों इनको देखकर इनकी तरफ लपके और सलाम बोलने से पहले ही माज रिजल्ट का बताने लगा। मुईज साहब की खुशी की कोई इंतहा न थी क्योंकि वो जानता था आगे MBBS में दाखिले के लिए ऐसे ही मार्क्स की जरूरत होगी। चलो शुक्र है अब आगे एडमिशन में आसानी रही। आखिर मेरे बेटे ने डॉक्टर बनना है तो ऐसे मार्क्स लेने तो बनते ही थे। मुईज साहब ने इसके ख्यालात जानने के लिए नरम लहजे में ऐसी बात की क्योंकि पिछले 2 साल से ईसा ने इनके सामने आर्मी का नाम तक नहीं लिया था। क्या मतलब पापा? आप सब जानते हैं, फिर भी आपने खुद कहा था अगर अच्छे मार्क्स लोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर अब क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? ईसा ने दबी सी आवाज में कहा, क्या तुम हमारे लिए अपनी एक ख्वाहिश मान नहीं सकते? फिर अभी तो रिजल्ट आया है, अब पहले तुम टेस्ट दोगे और इसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। मुईज साहब ने टालने के अंदाज में कहा और लंबे लंबे डाक भरते अंदर चले गए। ईसा बेसाख्ता इनको जाते बस देखता ही रह गया। मतलब ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे? तो फिर ठीक है, जाओ और अपने माँ बाप को बता दो कि आज के बाद इनका बड़ा बेटा मर चुका है इनके लिए। मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ और इस बार मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। अगर मेरी किसी को परवाह नहीं तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं। ईसा अपना जब्त खो बैठा था, वो तेज की आंखें सुर्ख हो रही थी। लेकिन भाई, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? इसका गुस्सा देखकर इस बार माज भी बहुत डर चुका था। तुम भी वही करो जो तुम्हारा दिल करता है, बाय फॉरएवर। ईसा ये कहकर लंबे डग भरता बाहर चला गया और माज भी इसी रफ्तार से अंदर की जाने भागा। मामा पापा जल्दी यहाँ आए। वो माज फूलती सांस से चीखा था, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? ज़ैनब बेगम किचन से भागती हुई आई। मुईज साहब भी इसकी आवाज सुनते हुए कमरे से बाहर आए। मामा, वो भाई घर छोड़कर चले गए हैं हमेशा के लिए, अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। माज ने ईसा को जिस हालत में देखा था इसके बाद वो वाकई बहुत डर गया था कि कहीं वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। अल्लाह ना करे, कहाँ चला गया? घर छोड़ के अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारे साथ था, अचानक से क्या हुआ जो ऐसे बोल रहे हो? बताओ कहाँ गया? ज़ैनब बेगम परेशानी से निढाल बोली, कुछ देर पहले घर थे लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब पापा घर आ गए हैं, आगे आप खुद समझ जाएं। माज कहकर सोफे पे बैठ गया और ज़ैनब बेगम मुईज साहब को घूरने लगी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।